नमस्कार दोस्तों, व्यतिक्रम स्पेशल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हम हर दिन कोशिश करते हैं आपको नए नए गेस्ट से मिलवाने की। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमित अग्रवाला जी। सबसे पहले उनसे जानते हैं कि कैसे हैं वो। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि कैसे हैं आप? I'm very good, and thanks a lot, Vyatikram, for inviting me over here. And I hope you also doing good. Yes, I'm doing good. लोगों के पास आजकल समय इतना कम हो गया है कि आपने आज अपना समय निकाल के हमको दिया, उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने टॉपिक ही ऐसा चुना है कि मैं क्या करूं। यस व्यूअर्स, आज हमारा टॉपिक जो है वो थोड़ा सा खास है, क्योंकि माना जाता है कि जो बच्चे हैं कल का भविष्य होते हैं। उनकी मानसिक संतुलन ठीक रहे, उनका खाद्य ठीक रहे, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट पता नहीं क्या क्या चीज़ें अपना रहे हैं। सो आज के जो हमारे गेस्ट है वो स्वयं एक साइकोलॉजिकल काउंसलर हैं। ज़्यादा बात ना करते हुए हम सीधा उनसे सवाल करते हैं कि ये प्रोफेशन आप कैसे आ गए इस चीज़ में? मुझे पसंद था शुरू से ही साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, काउंसलिंग एंड टू अंडरस्टैंड पीपल कि क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है लोगों के। और मैंने ये देखा कि दिमाग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी, और मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में दिमाग का जो एक पढ़ाई होनी चाहिए, एक साइकोलॉजिकल एक सब्जेक्ट होना चाहिए, वो मिसिंग है सब में। तो आज कहीं भी आप कुछ भी कर लो, आप इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, आप साइंटिस्ट बन जाओ, मगर लोगों से डील करना है आपको। तो लोगों को अगर समझोगे नहीं तो डील कैसे करोगे? तब मैंने देखा कि मुझे इसके अंदर में जाना चाहिए, बिकॉज इतना इश्यूज आ रहे हैं लोगों में। लोग ग्रसित है मानसिक तनाव से, मानसिक बीमारियों से। तो आई थिंक मुझे ये एक प्रेरणा मिली कि मुझे हेल्प करना चाहिए लोगों को, एंड दिस इज वेयर आई एम नाउ। ओके सर, ये यहीं पे मैं आपने जैसे बोला एक मानसिक तनाव में एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, बिकॉज मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं डॉन बॉस्को स्कूल में पढ़ाती हूँ। सो वहाँ पे क्लास 10 में एक चैप्टर आता है कि जापानीज जो लोग होते हैं, जापान के लोग, वो बाकी कंट्रीज से आगे निकलने के लिए इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं कि वो मानसिक संतुलन उनका बिगड़ गया है। वो चीज़ धीरे धीरे हमारे इंडिया में भी आ गई है। अब इंडिया भी बाकी कंट्री से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है। सो क्या कहीं ना कहीं ज़्यादा काम का लोड इंसान को कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रेस कर रहा है? इट ऑल डिपेंड्स। जैसे आपने जापानीज का बोला जी, जापानीज को अगर आप देखो तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज दे आर कल्चरली वेरी साउंड। नंबर वन, वो नेचर से जुड़े हैं, वो काम बहुत करते हैं, अच्छा काम करते हैं, नेक काम करते हैं, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है। मगर कहीं ना कहीं वो जो कल्चर है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उसने उसको बचाया है। जी, जी, जी। बट हमारे इंडिया में क्या है, अभी जॉइंट फैमिली धीरे धीरे टूट रहा है। हम नेचर के साथ खेल रहे हैं, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पूरा अफेक्ट हो जा रहा है, खाद्य खराब हो रहा है, हवा पानी सब नष्ट हो रहा है। तो वो सपोर्ट सिस्टम खत्म हो जा रहा है, और वो जॉइंट फैमिली जो होता था वो खत्म हो रहा है इंडिया में। तो आई थिंक जो स्ट्रेस है पहले भी लोगों में होता था, बट उसमें एक क्षमता मिलती थी लोगों को, अपने लोग रहते थे आपको हेल्प करने के लिए। बट अभी सब इतने भाग दौड़ में लगे हुए हैं कि किसी के पास समय ही नहीं है। अगर आप एक फैमिली को देखो, 3 लोग अगर फैमिली में हैं, 3 मोबाइल है। जब आप घर जाओगे तो सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं। पहले वो जिंदगी में व्यस्त रहते हैं, बाद में मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं। तो किसी के पास टाइम नहीं है बात करने के लिए। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स, क्योंकि हम लोग काउंसलिंग में और साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन में टॉकिंग में बहुत बिलीव करते हैं। एक आदमी बोले अपना प्रॉब्लम और दूसरा आदमी अगर उससे सुन ले तो आधा प्रॉब्लम्स खत्म हो जाता है। बट लोगों को तो फोन में ही अभी लगे रहने की फोन में भी है, अपना खुद का काम भी है, तो भाग दौड़ लगा हुआ है। बट अगर हम देखें कि अगर जॉइंट फैमिली होती है तो इंसान जो है बचपन से सीखता है। बड़े बुजुर्ग हमें पहले सिखाते थे कि ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बट अभी जैसे जैसे ये चीज़ें कम हो गई है, लोग एकल परिवार में आ गए हैं, तो उससे बच्चे ज़्यादा कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, जिससे देखा जा सकता है। तो उस पे बच्चों में क्या इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है कि पुराने समय से वो लोग अभी मॉडर्न तो हो रहे हैं, लेकिन वो पुराने वैल्यूज़ को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है। तो आपने कोई गांच देखा है विदाउट रूट्स?
नहीं। तो रूट्स खत्म हो रहा है। सो वो जो गांच बिगर रूट्स ग्रो करेगा तो वो क्या फल देगा आपको? जी। सो जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो मैनेज करने के लिए अपने को जो क्षमता मिलता था वो अपने परिवार से मिलता था। जब आप 10 लोगों से इंटरेक्ट करते थे, आपके चाचा, मामा, काका, दादा, दादी, सबसे इंटरेक्ट करते थे, तो एक अलग वैल्यू सिस्टम मिलता था। बट एंड दैट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, दैट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर अर्लियर सोसाइटीज। मगर वो खत्म हो रहा है और उसको अपने सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कि भाई मोबाइल में कुछ वीडियोस देख ले, कोई सोशल मीडिया में देख ले तो कुछ समझ में आ जाए, तो वो विकृत हो जा रहा है सब कुछ। तो इसीलिए हमारा इंटरवेंशन बहुत बढ़ गया है। आज से आप समझो 10 साल पहले लोग साइकोलॉजिकल काउंसलिंग को वैल्यू नहीं देते थे इंडिया में, मगर अभी हमारे यहाँ पे इतने केसेस आते हैं और बच्चों रिलेटेड बहुत आ रहे हैं, बच्चे रिलेटेड, बाकी सबसे ही रिलेटेड आ रहे हैं, मगर बच्चे मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो गए बिकॉज इनका जो फॉर्मेटिव ईयर्स है वो नुकसान में है। आप कैसे डील करते हैं? बिकॉज हर बच्चा तो एक दूसरे से अलग ही रहता है। एक का अगर ब्रेन, सपोज ए का अलग है ब्रेन तो बी का अलग ब्रेन होगा, तो हाउ विल यू डील? इट इज नॉट अबाउट द ब्रेन, इट्स अबाउट द इश्यूज व्हाट दे आर फेसिंग। अच्छा। तो जनरल इश्यूज अभी देखा जाता है कि अगर कोई स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो छोटी छोटी बातों में वो डिस्टर्ब हो जाते हैं कि भाई किसी ने हमको एक माने थोड़ा बुली कर दिया दूसरे बच्चे ने, या किसी ने उनका टिफिन छीन लिया, तो किसी ने उसको थोड़ा सा मार दिया, कुछ कर दिया। तो पहले अपने इतना डिस्टर्ब नहीं होते थे, एक सहनशीलता होता था, बड़ा परिवार होता था, डिस्कस कर लेते थे, रिजॉल्व हो जाता था। मगर अभी छोटा परिवार होने से पेरेंट्स भी बहुत कंसर्न्ड हो गए बच्चों को लेके कि कुछ भी हुआ तो दे आर रेडी टू टेक द साइड ऑफ द चाइल्ड एंड प्रोटेक्ट देम। एंड ओवर प्रोटेक्शन से क्या हो रहा है, वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अगर आप एक कैटरपिलर को लो, वो तितली बनेगा, उसको आप टान के तितली नहीं बना सकते। एक अंडा है, उसको आप माने बहुत प्रोटेक्शन दे के अगर करोगे कि वो मुर्गी बन जाए तो वो मुर्गी नहीं बनेगी, वो इट विल ब्रेक। So there is a time, there is a factor that is required, there is a space which has to be given for growth. तो वही बच्चों में नहीं हो पा रहा है। तो लेकिन अभी एक और मैं सवाल पूछना चाहूँगी। पहले जैसे हम लोग देखते थे कि बच्चे जो है खेलने के लिए मैदानों में जाते थे, अब वो कंस्ट्रक्शन की वजह से इतना ज़्यादा मतलब नैरो हो गया है चीज़ें, या ज़मीन कम हो रही है तो लोग फ्लैट्स बना रहे हैं। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली इम्पेक्ट करती है, बिकॉज वो बाहर खेलने नहीं जा पाते तो अपना एग्रेशन भी नहीं दिखा पाते हैं, या क्या आप इसमें क्या बोलेंगे? मेरा ये मानना है चेंजिंग सोसाइटीज़ के साथ हमको भी चेंज होना है। अगर फ्लैट्स है तो वी डोंट गिव देम इंस्टेड ऑफ प्लेग्राउंड्स मोबाइल्स टू प्ले, वी कैन नॉट गिव देम प्ले स्टेशंस टू प्ले। अभी भी बहुत सारी व्यवस्था है जिसमें बच्चे बाहर जा सकते हैं, खेल सकते हैं। स्कूलों में व्यवस्था है, नहीं होता है तो यू कैन सिलेक्ट सम क्लब्स वेयर यू कैन गो, अलग अलग व्यवस्था है। देयर हैज टू बी अ विल। कंपैरेटिवली इट हैज रिड्यूस्ड, मगर फिर भी मेरा ये मानना है फिजिकल स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंस है। अगर फिजिकली आप हर समय बच्चे को मैदान में नहीं भेज सकते तो इंडोर गेम्स में लगाओ, टेबल टेनिस खिलाओ, उसको कैरम खिलाओ, उसको बैडमिंटन खिलाओ, उसको फुटबॉल खिलाओ। तो थोड़ा थोड़ा स्पेसेस में भी फुटबॉल हम खेलते थे, बड़ा मैदान नहीं चाहिए। वाई गिव देम द मोबाइल, वाई गिव देम द डिजिटल टेक्नोलॉजी एट अ वेरी यंग एज? अभी अगर 1 साल का कोई बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो इजी वे फॉर द मदर इज टू गिव देम द टैब और द मोबाइल। बाद में वो कंप्लेन करते हैं कि बच्चा बहुत एग्रेसिव हो गया, बच्चा सुनता नहीं है बात, वो मारता है, उसका कंसंट्रेशन पुअर हो गया। सो डिजिटल मीडिया हैज क्रिएटेड एन इम्पैक्ट, चेंजिंग सोसाइटीज हैज क्रिएटेड एन इम्पैक्ट, मगर अभी जो है उसको लेके चलना है हमको। अभी उसको कंप्लेंट करके कोई फायदा नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि पेरेंट्स बच्चों को टाइम दे, एक दूसरों को समय दे, फिजिकल गेम्स में इन्वॉल्व हो, बच्चे के साथ आप भी इन्वॉल्व हो जाओ, इंडोर गेम्स यूज करो, बाहर जाओ, टहलो, वॉक करो और बच्चे को टाइम दो। बच्चे को हम टाइम नहीं देते हैं इस बोल के बच्चे और अपनी व्यवस्था में डूब जाते हैं एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम टू एडजस्ट। बिकॉज पुराना समय और अभी का समय हम कंपेयर नहीं कर सकते और उसको ला भी नहीं सकते। सो द बेटर वे, अ पॉजिटिव वे इज
how do we change ourselves with the new times, and let the children adjust, let them and we adjust with the children and make it a better world for everyone. देखा जाए तो आजकल बच्चे लेकिन जल्दी सोते नहीं हैं ये भी एक इशू हो रहा है। वो पूरा एक एक दो दो तीन तीन बजे तक फ़ोन पे लगे रहते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं। पीयर प्रेशर भी कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट पड़ता है मानसिक तनाव के लिए। कैसा आपका मानना है? Peer pressure is it is a very important factor because पहले क्या होता था, पहले आप डिस्कस करते थे आपके जो भी नियर एंड डियर वंस है, बड़ा फैमिलीज था। अभी क्या हो गया है, छोटा फैमिलीज हो गया। फ्रेंड्स का इम्पैक्ट बहुत आ गया है, फ्रेंड्स का एक इम्पोर्टेंस बढ़ गया है, तो फ्रेंड एक अलग दुनिया हो गई आपकी। अभी जैसे बच्चे भी अभी से ही दिमाग में ये मनी माइंडेड हो गए हैं एकदम। मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, वो अभी से ही ये सोचते हैं कि हाँ बड़े होके तो बस एक ही चीज़ करना है, बस पैसा कमाना है। अगर कोई सपोज क्लास में एक बच्चा अगर कोई PS5 ले रहा है तो बाकी ऐसा सोचते हैं कि हमारे घर में क्यों नहीं है, तो कहीं ना कहीं मेंटली वो वहाँ पे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। राइट, बिकॉज क्या है, एक्सपोजर है, हर चीज सबको चाहिए। आज के दिन में सहनशीलता खत्म हो गया है, पेशेंस खत्म हो गया है। हमको ये चाहिए तो चाहिए। आज अगर मुझे iPhone 16 चाहिए तो तुरंत चाहिए। अब वो कैसे आएगा, वेदर योर फादर और मदर इज एबल टू अर्न इट, उसको कोई मतलब नहीं है। सो वो पीयर इम्पैक्ट वहाँ एक फैक्टर प्ले करता है। एंड आई थिंक इट इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ एक्सपोजर। बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो गया है, अनलिमिटेड एक्सपोजर है, एंड इसको हम कंट्रोल करने का चेष्टा करें, वही एक सोच है कि भाई हाउ डू वी डोंट एक्सपोज द चाइल्ड अर्ली ऑन। एटलीस्ट मोबाइल उसके हाथ में आप 12-13 साल के पहले मत दो। अगर पहले आपको देना है, कंप्यूटर दो, कंप्यूटर में एक एक्सपोजर लिमिट लगाओ कि भाई 1 घंटे में ही करना है आपको। और अगर स्कूल का कोई काम हो तो उसमें भी एक टाइम लिमिट लगा के रखो। बिकॉज कहीं ना कहीं कोरोना में बच्चे डिजिटली बहुत एक्सपोज हो गए थे, क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन कराना पड़ रहा था, तो इस कारण से भी थोड़े बच्चे डिजिटल चले गए। तो और खेल कूद भी थोड़ा सा डिजिटल वे में ही चल रहा था उस समय। सो बट आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू गेट बैक टू नॉर्मलसी, और चेष्टा करना है। वी कैन नॉट जस्ट राइट इट ऑफ। एग्जैक्टली। कोरोना से याद आया, कोरोना के पहले का दौर और अब का दौर में तो बाप रे एकदम ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है लोगों का। देखा जाए तो कोरोना से पहले अगर हम बात करें 2018-19 में, तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा स्टेमिना भी हुआ करता था, बच्चे भी इतना जल्दी बीमार नहीं होते थे। लेकिन क्या आपका ऐसा राय है कि कहीं ना कहीं कोरोना के बाद बच्चे भी अभी थोड़ा उनका इम्यूनिटी कम हो गया है, या वो चीज़ उनके मानसिक तनाव के कारण बन चुकी है? लोग जल्दी जल्दी हाइपर हो जाते हैं, स्पेशली बच्चे, उनमें भी अभी ईगो प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है। सो पेरेंट्स इस चीज़ से कैसे डील करें? बिकॉज कभी कभी वो इतने ज़्यादा एग्रेशन हो जाते हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं मैं इस घर में नहीं रहूँगा, मैं जा रहा हूँ बाहर, तो वो लिटरली निकल जाते हैं। उसके बाद फिर माँ बाप इतना ज़्यादा टेंशन लेते हैं, उस चीज़ में वो लोग कैसे डील करें इस चीज़ को? नंबर 1 मैं एक चीज़ बोलूँगा कि पेरेंट्स, अगर बच्चे हाइपर होते हैं तो पेरेंट्स शुड नॉट बी हाइपर। अगर दोनों लोग तलवार खींच देंगे तो क्या होगा आप बताओ। कई बार क्या होता है, बच्चे अगर हाइपर हो रहे तो पेरेंट्स भी हाइपर हो के मार दिया उसको, कहीं पीट दिया उसको, चिल्ला दिया, गाली दिया। सो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। पहले अपना मानसिक स्टेबिलिटी मेंटेन करना है, बच्चे को समझाना है, प्यार से समझाना है। अगर वो नहीं भी सुनता है तो एटलीस्ट ओपन अ टॉकिंग स्पिरिट, मतलब आपको कम्युनिकेशन ऑन रखना है। एंड आपको पता होना चाहिए उसके फ्रेंड्स कौन हैं, किस तरह के हैं, किस परिवार से बिलोंग करते हैं। यू शुड नो द बैकग्राउंड। एंड अगर आप बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि दे आर गोइंग थ्रू समथिंग। हो सकता है वो पीयर प्रेशर हो सकता है डिप्रेशन भी हो सकता है। बिकॉज कई बार क्या होता है, जैसे कोरोना का अपने बात कर रहे हैं, 2 साल कोरोना में बच्चे, हम बूढ़े, सब कोई एक लॉक्ड हो गए थे। एक सिचुएशन ऐसा आ गया था कि हम माने समझ नहीं पा रहे कि जिंदगी आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्या होगा, कैसे चलेगा। सो सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी वाज देयर, और काफी लोगों ने अपना बिजनेस भी खोया है, फाइनेंशियल्स लोग खोए हैं। सो देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ चेंज, एंड स्वास्थ्य में भी चेंज आया है।
बिकॉज आप देखो एक वायरस है, वो चेंज हो के एक पर्टिकुलर फॉर्म में है, अभी भी कोरोना है बट इन अ डिफरेंट वे। डिफरेंट वे। सो वो स्वास्थ्य में, इम्यूनिटी में फर्क आया है, तो इससे मानसिक चेंजेस भी आए हैं, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू डील विथ इट, एंड टू डील विथ इट वी शुड टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, गो बैक टू नेचर। आप अगर प्राणायाम करो, योगा करो, जिम करो, जी। प्ले गेम्स, फिजिकल गेम्स, कनेक्ट विथ नेचर, जी। डू समथिंग व्हाट यू लाइक। जो हॉबीज आप छोड़ चुके हो उसको पकड़ो, म्यूजिक करो, गेम्स करो, डांस करो, डू समथिंग व्हाट यू लाइक। आज कोरोना ने हमको एक चीज सिखाया कि रिकनेक्ट योरसेल्फ टू योरसेल्फ, तो उसको हमको लेके चलना है। उस समय लोगों के पास समय था जो रिकनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, सो लेट अस टेक दैट टाइम। थोड़ा कुछ माने अभी तो हम अपने जीवन में व्यस्त हैं, मगर वो वाला मोमेंट अपने फिर भी रिकनेक्ट कर सकते हैं, सो लेट अस डू दैट। जी जी जी। एक साइकोलॉजिकल काउंसलर के हिसाब से अब तक का आपको सबसे चैलेंजिंग क्या लगता है, लाइक आपके करियर में, कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है? इन द सेंस लाइक बच्चों को लेके ही, कि हाँ ये चीज़ इन लोगों में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इन लोगों में थोड़ा सा समय लग सकता है, ऐसा कौन सा पर्टिकुलर एरिया आप बता सकते हैं? एडिक्शन। अभी मैं देख रहा हूँ कि छोटे बच्चे जो हैं, इफ यू टेक केयर, लुक एट द एडोलेसेंट्स एंड ऑल, अभी इनको इतना एक्सपोजर है, कुछ अल्कोहलिक बन गए हैं, हाँ। तो कुछ स्मोकिंग कर रहे हैं, देन डिजिटल एडिक्शन इज अनदर बिग थिंग। बच्चे हैं, पढ़ाई भूल गए, खाली गेम्स में लगे, कोई पबजी खेल रहे हैं, कोई दूसरा कोई गेम खेल रहे हैं। सो दीज थिंग्स, एडिक्शन इज एन अपकमिंग थिंग, एंड आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग फॉर ऑल ऑफ अस। सो एडिक्शन में क्या है, काउंसलिंग के साथ में कई अदर मोडालिटीज लगते हैं, सो वी आर वर्किंग ऑन दैट, एंड दिस इज वन एरिया व्हाट आई थिंक इज टू बी वॉच्ड फॉर। वही सर, अगर हम अभी, बिकॉज हम लोग का आज का टॉपिक ही है बच्चे, सो बच्चों के भी अगर हम स्टेजेस वाइज देखें तो उन लोग का मानसिक विकास तो स्टेज वाइज ही होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 तक अगर हम देखें। सो जो टीनेजर्स होते हैं खास करके, उनमें आजकल जो है वो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। अगर हम बात करें खाद्य की, तो क्या खाना, फूड, जंक फूड, ये सब में इम्पैक्ट पड़ रहा है? ऑफ कोर्स यस, जंक फूड इज अ बिग कल्प्रिट। अभी आप देखो, what you think is what you eat. Yes. What you breathe is what you think. माने कहीं ना कहीं ब्रीदिंग जो अपने कर रहे हैं, जो हवा है, जो पानी है, जो खाना है, वो आपको इम्पैक्ट कर रहा है, बिकॉज वो आपका माइंड को इम्पैक्ट कर रहा है। सो बच्चे आजकल इंटरेस्टेड है कि भाई हमको खाली मैकडोनल्ड्स खाना है, या KFC खाना है, या और कुछ जो भी कैफिनेटेड ड्रिंक्स लेनी है, सो मोर और लेस जंक्स। सो अगर आप जंक खाते हो तो कैन यू रियली डिलीवर गुड प्रोडक्ट? आई डोंट थिंक सो। सो इफ यू ईट हेल्दी यू बिकम हेल्दी। बट देन मेन बात तो वहीं आ जाती है ना कि वो लोग वो सब चीज खाना नहीं चाहते, उन लोग को ये चीज ज्यादा भाती है। ये भाती है, तो इसके लिए अपने को क्या करना है, एज अ पेरेंट, एज अ वेल विशर, अपने को क्या करना है, उसका एक सेट करना है टाइम टेबल। इंस्टेड ऑफ गिविंग देम डेली जंक, उसको एक टाइम टेबल सेट करो कि भाई आज वीकली वंस मिलेगा आपको, ये आज वीक में 2 बार मिलेगा। तो इस तरीका से वी कैन ब्रिंग अ नॉर्मलसी इन द लाइफ। और उनको जो रेगुलर खाना देते हैं उसको थोड़ा सा चटपटा बना दो। जैसे रोटी देते हैं तो थोड़ा अलग वैरायटी का कुछ कर दो, सब्जी या वैसे करके। सो ट्राई टू मेक अ बिट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन द फूड। जी जी जी। सो वो बाहर का जंक नहीं खाएगा, तो उससे उनका थोड़ा विकास होगा। फ्रूट्स ले, ड्राई फ्रूट्स खाए साथ में, प्रोटीन ले, सो दिस वे, एंड अ लॉट ऑफ वाटर एंड juices, this could help. एक चीज़ मेरे दिमाग में जस्ट अभी आई है कि पहले जैसे 80% 90% वाले बहुत ज़्यादा मतलब ब्रेनी हुआ करते थे, लेकिन अब जो है लोगों में इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि जब तक 100% ना लाओ मतलब आप बेस्ट ही नहीं हैं। वो घर से ही प्रेशर आ जाता है कि इसकी बेटी ने ऐसा किया है या इसकी बेटे ने
इतना मार्क्स लाया है। सो क्या एज अ पेरेंट हम लोग को उनको इतना ज़्यादा प्रेशर देना चाहिए कि तुमको 100% ही लाना है या तुमको 99 पॉइंट सम परसेंटेज ही लाना है? वो तो एक बच्चे में पूरा दबाव हो गया ना। अगर सपोज वो उतना काबिल नहीं है तो क्या हम उसको इतना ज़्यादा प्रेशर दे सकते हैं? आप पेरेंट हो? नहीं, मैं टीचर हूँ, बट देन सो व्हाट डू यू थिंक एज अ टीचर? ये बताओ, टीचर लोग प्रेशर नहीं देते हैं बच्चों को? बिकॉज आई हैव कम अक्रॉस स्टूडेंट्स who be into anxiety, performance anxiety, depression. उसको प्रेशर होता है मार्क्स का। मार्क्स का प्रेशर चारों तरफ से आता है। टीचर्स भी देते हैं, पीयर्स भी देते हैं, घर वाले भी देते हैं। सो जो बच्चे एक्सेल करते हैं वो बच्चे बहुत इम्पैक्ट होते हैं चीज़ों से। जो मीडियोकर्स होते हैं उनको इम्पैक्ट कम होता है। एंड व्हाट आई बिलीव, ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है, जो 100 ला रहे हैं, ये माने 99 ला रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइम, आई थिंक सो। जी। हमारे जमाने में व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन एंड ऑल इन 99, 60% was a great thing to achieve, and that was a good grade system. As you highlighted, पहले जो 90 लाते थे उसका एक कद्र था। जब आप सब तरफ में 100 देखोगे, 99 देखोगे, 90s देखोगे, तो कदर आएगा कहाँ से? So I think this is a wrong grading system, and it should be improved, and it is actually adding a lot of issues in the society. इसके कारण बच्चे, पेरेंट्स और सोसाइटी बहुत सफ़र कर रही है, and the system has to change. कुछ हद तक चेंज हुआ है छोटी क्लासों में, मगर इसको आगे चेंज करने का जरूरत है। And this is completely faulty and unacceptable system, I think so. बट नहीं, अभी धीरे धीरे हम लोग का इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी बदल रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसे कि धीरे धीरे लागू हो ही रही है। सो इससे कई हद तक मुझे भी लगता है कि बर्डन अब थोड़ा कम हो जाएगा। अब लोगों को अभी 11-12 में वो खुद से जो सब्जेक्ट है वो चूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं बर्डन थोड़ा सा कम हो गया है मेरे हिसाब से। और एक मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि बच्चे अपने अंदर, बिकॉज उनमें इतनी ज़्यादा क्षमता नहीं है कि वो खुद से अकेले में बैठ के कुछ सोच रहे हैं, वो खुद सेल्फ अपना रियलाइजेशन कर पाए, तो एज अ पेरेंट उनको क्या करना चाहिए कि बच्चे आत्मविश्वासी बन सके, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ सके कि हाँ चलो आज मैं फेल हुआ हूँ, यही मेरी हार नहीं है, कल मैं दोबारा से उठूँगा। ये एक अंदर अपने अंदर लाना ये बहुत बड़ी बात है। वो कैसे वो लोग लेके आए? बच्चे को स्पेस देना होगा और ये शुरू से ही स्टार्ट करना होगा। उसको जो चीज़ पसंद है उसमें आगे बढ़ाना है, ना कि जो पेरेंट्स को पसंद है उसमें आगे बढ़ाना है। सबसे पहले एज अ पेरेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड, बच्चे को कुछ हॉबीज में लगाओ, मे बी म्यूजिक, मे बी पेंटिंग, मे बी राइटिंग, डांसिंग। हॉबीज देना बहुत जरूरी है बच्चे को। गेम्स, फिजिकल गेम्स। तो जब हॉबीज होती है ना तो एक बच्चे में कनेक्ट आता है, दे कनेक्ट विद देमसेल्व्स। जब आप गिटार बजा रहे हो, बच्चा गिटार बजा रहा है या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है या सिंग कर रहा है, सो दे आर कनेक्टिंग विद देमसेल्व्स। और बच्चे जो होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं। इनको स्टार्टिंग से ही अगर आप ट्रेन करते हो कि भाई व्हाट यू आर डूइंग यू हैव टू फॉलो दैट। एंड अ टिपिकल एग्जांपल इज वेदर द पेरेंट्स आर डूइंग दैट द सेम थिंग। पेरेंट्स के अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बच्चे में रिफ्लेक्ट होता है। सो द बेस्ट थिंग टू डू एज अ पेरेंट इज टू हेल्प योर चाइल्ड सिलेक्ट अ गुड हॉबी, उसको वो नर्चर करे और उसका जो स्ट्रेंथ्स है उसको टारगेट किया जाए, ना कि जो पेरेंट्स का स्ट्रेंथ है वो उस पर टारगेट करें। दैट इज वन ऑफ द बेसिक थिंग्स। एंड उसको नेचर के साथ में कनेक्ट करना चाहिए बच्चे को। दे शुड नो हाउ टू रिस्पेक्ट नेचर, they should take care of the plants, they should take care of the environment. ये कुछ छोटी छोटी चीजें उसके अंदर में रहे तो I think they will be more happier and more confident. Yes, योगा और एक्सरसाइज जैसे yoga and exercise is a very very wonderful thing to do. बहुत ज़्यादा important हो गया। And also spiritual practices, if they can do a bit of pranayam and meditation, mindfulness, this could help them. जी, कुछ एक ऐसा आप बोलना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को जिससे वो थोड़ा सा अपने बच्चों को लेकर और पर्टिकुलर हो सके, थोड़ा और पॉजिटिव हो सके? एक दो लाइंस कुछ बोलना चाहेंगे? बच्चे को समय दो, खुद को भी समय दो। जब हम खुद को समय देते हैं तब हम रियलाइज करते हैं कि समय का इम्पोर्टेंस कितना है एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स ऑल ऑफ अस। गिव टाइम टू योर सेल्फ, गिव टाइम टू योर फैमिली,
गिव टाइम टू योर वाइफ, टू योर स्पाउस. सो सबका एक स्पेस है. अगर मैं बोलूँ कि भाई आप स्पाउस को अगर टाइम देते हो तो बच्चे को कैसे कैसे दोगे, फ्रेंड्स को कैसे दोगे, फैमिली को कैसे दोगे, आप अपना एक बैलेंस मेंटेन करो. बैलेंस. डोंट ओवरडू. अपना एक बैलेंस मेंटेन करो एंड देन योर लाइफ विल बी फॉलोइंग इन प्लेस. एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ एंड इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स योर माइंड. एग्जैक्टली. थैंक यू सर, इतने Thank अच्छे you. आपने वर्ड्स बोले लोगों को. हमारे व्यूअर्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए होंगे. जैसा कि सर ने लास्ट लाइन कहा है, हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही हमारा परम धन है. अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है सो हमारा मानसिक तनाव भी दूर रहता है और हम अच्छी चीज़ें सोच सकते हैं. हम खुद को तो पॉजिटिव बना सकते हैं, साथ में हमारे आजू बाजू के जितने भी लोग हैं, हमारे जो सराउंडिंग्स में लोग हैं, हम उनको भी अच्छा बना सकते हैं, उनके साथ भी हम पॉजिटिव रह सकते हैं. आज के कार्यक्रम में आने के लिए सर दोबारा से मैं आपका एक बार शुक्रिया अदा करती हूँ. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू.